लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कि मैं क्रिमिनोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करूं। तो या अब आज जो मैं पेपर सॉल्व कर रही हूँ वो क्रिमिनोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि दिसंबर 2023 का ये पेपर है और ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है। इस वीडियो के अंदर मैं 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी और माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स को मैं शेयर करूंगी, डिस्कस करेंगे चीजों को ताकि बेहतर तरीके से समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं। और इस अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। सो क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इससे पहले जो पेपर 1 में जो 50 क्वेश्चंस हैं वो हम नहीं टच कर रहे हैं, हम सिर्फ क्रिमिनोलॉजी का जो पोर्शन है हम सिर्फ वही टच कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है? विच स्टेट इन इंडिया was first established an open air jail? इंडिया में कौन सा स्टेट है सबसे पहला जिसने ओपन एयर जेल रखा? तो जो ओपन एयर जेल है या ओपन प्रिजन सेम थिंग है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि ओपन एयर जेल क्या है और ओपन प्रिजन क्या है, सेम चीज है। ऑप्शंस क्या दे रखा है आपके पास? बिहार है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 51 के अंदर हम बात कर रहे हैं ओपन प्रिजन्स की। तो वहां पर जो ओपन प्रिजन्स है, सबसे पहला ओपन प्रिजन जो है वो बनाया था वाराणसी में। वाराणसी कहाँ पर है आपका? यूपी के अंदर। और वहां पर एक एग्जाम्पल भी क्या बताया था कि चंद्रप्रभा रिवर के ऊपर जो डैम कंस्ट्रक्शन है वो इन्हीं प्रिजनर्स ने किया था। जो ओपन प्रिजन में जो प्रिजनर्स हैं उन्होंने ही इस डैम का कंस्ट्रक्शन किया था। सो करेक्ट आंसर जो आपका वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 52 कहता है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रैंडम सैम्पलिंग डिजाइन? रैंडम सैम्पलिंग यानी कि आपके यहाँ पर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करी जा रही है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करी जा रही है ना। नॉट अ रैंडम मतलब कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, तो सैम्पलिंग के जो है दो टाइप होते हैं। एक होता है आपका प्रोबेबिलिटी एंड दूसरा जो होता है वो आपका होता है नॉन प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी के अंदर आपके देखो क्या क्या आता है। प्रोबेबिलिटी के अंदर आपका आ जाता है आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, देन आ जाता है आपका सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, देन आपका आ जाता है स्ट्रेटिफाइड, देन आ जाता है आपका क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, तो ये हो गए आपके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर देखो आपका क्या क्या आ जाता है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग या जिसे हम एक्सीडेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं। देन आ जाता है आपका पर्पसिव सैम्पलिंग जिसे हम जजमेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका कोटा सैम्पलिंग एंड आ जाता है आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नॉन प्रोबेबिलिटी, नॉट अ रैंडम सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। तो जो ऑप्शंस में आपका जो आ रहा है वो आ रहा है स्नोबॉल सैम्पलिंग। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्नोबॉल सैम्पलिंग इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। तो क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी एन ऑफेंडर कमिट्स अ रॉन्गफुल एक्ट नॉट बिकॉज ऑफ हिज ओन फ्री विल बट ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ सम एक्सटर्नल सुपर पावर? देखो यहाँ पर जो एक्सटर्नल सुपर पावर की बात करी गई है वो मेन बात करी गई है सुपर नेचुरल पावर्स या फिर डेमोनिक जो पावर्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे कि पर्सन अपनी फ्री विल से, अपनी मर्जी से क्राइम कमिट नहीं कर रहा है, मगर उसमें कोई पोजीशन है, किसी तरीके का पोजीशन है किसी डेमन का या फिर किसी सुपर नेचुरल पावर का जिसकी वजह से वो क्राइम कमिट कर रहा है। और ये बातें हम सब कहाँ करते थे? आपके प्री क्लासिकल स्कूल के अंदर ये वाली बातें होती थी। यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। बाकी जो स्कूल्स हैं प्री क्लासिकल स्कूल के बाद वहां पर हम फ्री विल का कॉन्सेप्ट नहीं रखते, हम वहां पे रैशनल चॉइस थ्योरी रखते हैं। ठीक है, कि पर्सन अपनी मर्जी से रैशनली चॉइस करता है कि उसको क्राइम करना है या नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। देखो क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है? विच अमंग द फॉलोइंग आर कम्युनिटी सिचुएशनल क्राइम प्रिवेंशन मॉडल? इनमें से कौन सा जो ऑप्शंस है वो
सिचुएशनल क्राइम प्रिवेंशन मॉडल के अंदर आ जाएंगे, है ना, कम्युनिटी सिचुएशनल क्राइम प्रिवेंशन मॉडल के अंदर आ जाएंगे। समझते हैं सबसे पहले कि सिचुएशनल क्राइम प्रिवेंशन मॉडल क्या होता है। ऐसा मॉडल जो कि इमीडिएट एनवायरनमेंट में चेंजेस करके हम जहां पर क्राइम को प्रिवेंट कर सकते हैं, वो आ जाता है आपका सिचुएशनल क्राइम प्रिवेंशन मॉडल। अब ऑप्शन देखेंगे, एनकरेज नेबरहुड स्टेबिलिटी। सबसे पहले हम नेबरहुड स्टेबिलिटी को एनकरेज करेंगे। वो कैसे हो सकता है, नेबरहुड को स्टेबल बनाकर, अगर किसी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा फूटा उसको ठीक करवाकर, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है तो वहां पे स्ट्रीट लाइट इंस्टॉल करवा के, या फिर अगर कैमराज इंस्टॉल नहीं है, सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल नहीं है, सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल करवा के, तो इस वे में हम अपने नेबरहुड को स्टेबल बना सकते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है, ऑर्गेनाइज वीकेंड एक्टिविटी विद एडल्ट सुपरविजन। एडल्ट के सुपरविजन में अगर हम कोई भी वीकेंड एक्टिविटी करते हैं ऑर्गेनाइज, तो वो हम करते हैं। तो ये भी आपका किसके अंदर आ जाएगा, सिचुएशनल क्राइम प्रिवेंशन मॉडल के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट इज प्रोहिबिट कैश इन स्कूल। देखो कैश रहेगा तो चोरी होने के ज्यादा चांसेस है, क्राइम होने के चांसेस है, कैश रहेगा ही नहीं तो फिर चोरी ना होगी नहीं। तो ये क्या हो गया, ये भी एक वन ऑफ द मेथड हो गया सिचुएशनल क्राइम प्रिवेंशन मॉडल का। देन कंट्रोल ट्रुआंसी। ट्रुआंसी क्या होता है आपका, बंक कर रहा है अगर बच्चा कोई स्कूल, है ना, बंक कर रहा है, तो वो क्या हो गया, ट्रुआंसी के अंदर आ जाता है। उसको हम कंट्रोल करेंगे क्योंकि बच्चा स्कूल बंक करके हो सकता है वो किसी डेलिंक्वेंट बिहेवियर में एंगेज हो सकता है। तो ये भी हम क्या कर रहे हैं कि सिचुएशनल क्राइम प्रिवेंशन कर रहे हैं। एंड देन अगेन लास्ट ऑप्शन में भी देखो क्या है कि ऑर्गेनाइज आफ्टर स्कूल एक्टिविटी कर रहे हैं विद एडल्ट सुपरविजन। एडल्ट के सुपरविजन में, मतलब कोई भी स्कूल एक्टिविटी अगर कर रहा है आफ्टर स्कूल एक्टिविटी, लेकिन वो किसके सुपरविजन में हो रहा है, एडल्ट के सुपरविजन में हो रहा है, तो यहाँ पर भी हमने क्या करा, सिचुएशनल क्राइम प्रिवेंशन करा है। तो कौन कौन से ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ये सारे ही ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 देखो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग forms are the basis of the neutralization theory proposed by Skies and Madza। इनमें से कौन सा जो फॉर्म है वो न्यूट्रलाइजेशन थ्योरी का बेस है। तो ड्रिफ्ट थ्योरी भी कहते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन थ्योरी को। इसमें देखो, क्रिमिनल समटाइम्स वॉइस अ सेंस ऑफ गिल्ट ओवर देयर इलीगल एक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि न्यूट्रलाइजेशन थ्योरी होता क्या है। जहां पर जो अक्यूज पर्सन है वो जस्टिफिकेशन देता है अपने किसी भी एक्ट को, कि भाई उसने ये क्राइम क्यों कमिट किया, क्योंकि ये रीजन था, ठीक है। तो जब वो जस्टिफिकेशन देने लग जाता है तो हम वहां पर ये न्यूट्रलाइजेशन, मतलब अपने एक्ट को ना न्यूट्रलाइज करने लग जाता है अपने, कि मैंने तो कोई क्राइम कमिट किया ही नहीं। अपने डेविएंट बिहेवियर को वो क्या कर रहा है, जस्टिफिकेशन देके न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। तो इसके देखो ऑप्शंस क्या है, क्रिमिनल्स समटाइम्स वॉइस अ सेंस ऑफ गिल्ट ओवर देयर इलीगल एक्ट। तो क्या हमें वहां पर क्या है, उनके इलीगल एक्ट पर क्या है, गिल्ट देखने को मिलता है कभी कभार, क्या। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑफेंडर फ्रीक्वेंटली रिस्पेक्ट एंड एडमायर ऑनेस्ट लॉ अबाइडिंग पीपल। जो लॉ अबाइडिंग पीपल है उनको वो क्या करता है, रिस्पेक्ट करता है। देन क्रिमिनल्स एंड डेलिंक्वेंट ऑफर सफर ब्रेन इम्पेयरमेंट, ठीक है, उनको किसी तरीके की मेंटल इलनेस है नहीं। देन क्रिमिनल्स ड्रॉ अ लाइन बिटवीन किनको उनको विक्टिमाइज करना है और किनको नहीं करना है, वो बहुत क्लियर होते हैं इस चीज के लिए। एंड क्रिमिनल्स आर नॉट इम्यून टू द डिमांड्स ऑफ कन्फर्मिटी, कि जो क्रिमिनल्स हैं वो डिमांड्स ऑफ कन्फर्मिटी के इम्यून नहीं होते। देखो ये लास्ट टाइम का जो लास्ट जो ऑप्शन है उसका ये मतलब होता है कि इवन दो लोगों को पता है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि अगेंस्ट सोसाइटी है, लेकिन फिर भी वो ऐसा फील करते हैं कि प्रेशर फील करते हैं कि हम सोसाइटी में फिट होने की कोशिश कर रहे हैं। वो ना जस्टिफाई इसीलिए एक्ट करते हैं अपना, कि भाई लोग उनको गलत ना समझे कि हमने ये एक्ट इसलिए किया क्योंकि ये था इशू इसका। तो वो ऐसे बिहेव करते हैं कि सोसाइटी में हम फिट हो जाए, सोसाइटी जैसे एक्सपेक्ट करे हम वैसे ही हैं। तो वो एक प्रेशर फील करते हैं, दैट इज डिमांड्स ऑफ कंफर्मिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ये जो ऑप्शन सी है ये गलत है, बाकी सब करेक्ट है, ए बी डी ई ये सब करेक्ट है। तो ए बी डी किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड में आ रहा है आपके। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 56 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ क्रिमिनोलॉजी
attributes criminality to functional deviations and mental conflicts in the personality of the offender. इनमें से क्रिमिनोलॉजी की कौन सी ब्रांच है जो कि ये बताती है कि जब पर्सन के पर्सनालिटी में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, फंक्शनल डेविएशंस हो गए, तो वो पर्सन क्राइम की ओर बढ़ता है। तो ऑप्शंस क्या है आपके? क्रिमिनल साइकोलॉजी, क्रिमिनल सोशियोलॉजी, क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी या क्रिमिनल साइको न्यूरोपैथोलॉजी। देखो, अब कंफ्यूजन आपको किस किस में हो सकता है? क्रिमिनल साइकोलॉजी में और साइको न्यूरोपैथोलॉजी में हो सकता है। तो क्रिमिनल क्रिमिनल साइकोलॉजी जो है वो एकदम जनरल हो गया, लेकिन जब हम बहुत स्पेसिफिक हो जाते हैं कि हम उसके न्यूरोपैथोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर भी हम उसके बारे में बात करते हैं, उसके जो डिजीजेस हैं उसके बारे में भी हम बात करते हैं। सो ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 57। What is the lowest cadre of judicial officers who can release an offender on probation? Probation पर किसी ऑफेंडर को छोड़ने के लिए सबसे लोएस्ट कार्डर जुडिशियल ऑफिसर का कौन होता है? इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑल टाइप ऑफ मजिस्ट्रेट जो है वो प्रोबेशन पर छोड़ सकते हैं, क्योंकि प्रोबेशन पर जिन ऑफेंसेस पर छोड़ा जाता है वो बहुत माइनर ऑफेंसेस होते हैं, इतने सीरियस ऑफेंसेस नहीं होते हैं, तो सभी तरीके के मजिस्ट्रेट जो है उसे कर सकते हैं, प्रोबेशन पे रिलीज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखो क्या कहता है? व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड प्री मैच्योर रिलीज? प्री मैच्योर रिलीज के पीछे जो क्या पर्पस है? पहला ऑप्शन देखो रिफॉर्मेशन एंड रिहेबिलिटेशन है, जो कि सही है। ठीक है, कि हम किसी जो प्री मैच्योर रिलीज कैसे क्या होता है पहले वो समझते हैं। प्री मैच्योर रिलीज होता है जब किसी प्रिजनर को या इनमेट को हम उसके जो भी पनिशमेंट है उससे पहले ही उसको रिलीज कर देते हैं। मान लेते हैं कि उसको 10 साल की पनिशमेंट दी गई है, 10 साल का इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, लेकिन हम उसको 6 या 7 साल में ही रिलीज कर दे रहे हैं, तो ये होता है आपका प्री मैच्योर रिलीज। तो ये प्री मैच्योर रिलीज क्यों किया जाता है? पहला, रिफॉर्मेशन एंड रिहेबिलिटेशन के लिए, ये सही बात है। एंड नेक्स्ट इज सेविंग फॉर पब्लिक एक्सचेकर, कि अगर हम उसको पहले रिलीज कर देते हैं, क्योंकि हम प्रीमेच्योर रिलीज कब करते हैं? उसका गुड बिहेवियर देखते हैं। तो जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो कि गवर्नमेंट फंड से हो रहा है, जो कि लोगों के लिए डिस्ट्रीब्यूशन होना था उसका, और वो हम क्या कर रहे हैं? इन लोगों पे खर्च कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? वो उसको इंडिपेंडेंटली छोड़ सकते हैं, उसको बचाने, जो पब्लिक एक्सचेकर को बचाने के लिए हम प्रीमेच्योर रिलीज रखते हैं, ये भी सही बात है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी सर्विसेज, जो फैमिली और कम्युनिटी सर्विसेज का यूटिलाइज रिसोर्सेज हैं उनको हम यूटिलाइज करते हैं, ये भी ट्रू है। देन कंसेशन टू द रॉन्ग डूअर, जो पर्सन गलत कर रहा है हम उसको कंसेशन दे रहे हैं कि भाई तुमने गलत किया, ये लो तुम्हारे लिए डिस्काउंट है ना, 10 साल की सजा है, तुम 7 साल कर लो, ये तो गलत चीज है। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी टू कमिट क्राइम, हम उसको वापस अपॉर्चुनिटी दे रहे कि भाई क्राइम करो जाके, नहीं। सो कौन कौन से ऑप्शन सही है आपके? ए, बी एंड सी। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। देखो क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है? विद रेफरेंस टू सेक्शन 357 ऑफ सीआरपीसी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि करेक्ट पूछ रहा है या नॉट करेक्ट पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है? एवरी स्टेट गवर्नमेंट इन कोऑर्डिनेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल प्रिपेयर अ स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग हैंड्स फॉर द पर्पज ऑफ कंपनसेशन टू द विक्टिम्स ऑफ क्राइम। हर एक स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके क्या करेगी? स्कीम प्रिपेयर करेगी ताकि विक्टिम को कंपनसेशन दिया जा सके। ठीक है, ये बात सही है। नेक्स्ट क्या है? वेयर एवर, सॉरी अगर ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है शायद आपको। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके एक स्कीम तैयार करती है ताकि विक्टिम्स ऑफ क्राइम को कंपनसेशन दिया जा सके। सेकंड ऑप्शन देखो क्या है कि जहां भी कोर्ट रिकमेंड करते हैं कि भाई विक्टिम को कंपनसेशन देना है, तो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है वो कितना कंपनसेशन देना है विक्टिम को वो डिसाइड करती है, ये भी बात सही है। थर्ड ऑप्शन देखो क्या कह रहा है? ऑन रिसीट ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम द कोर्ट, जैसे ही कोर्ट से रिकमेंडेशन मिलता है
तो स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी क्या करती है, विद इन 2 मंथ्स इंक्वायरी कंप्लीट करती है ताकि वो कंपनसेशन प्रोवाइड कर सके विक्टिम को। ये भी ट्रू है। लास्ट ऑप्शन क्या कहता है, व्हेन द ऑफेंडर इज नॉट ट्रेस्ड, जब ऑफेंडर पकड़ा नहीं जाता या फिर आइडेंटिफाई नहीं किया जाता कि किसने ये क्राइम कमिट किया है, लेकिन सिर्फ विक्टिम को आइडेंटिफाई किया जाता है, तो विक्टिम जो है वो कंपनसेशन के लिए डिमांड नहीं कर सकता। सो इट इज रॉन्ग। इवन अगर जो ऑफेंडर है वो ट्रेस नहीं हो पाया या आइडेंटिफाई नहीं हो पाया, तब भी विक्टिम जो है कंपनसेशन के लिए डिमांड कर सकता है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना। सो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 60। अंडर द JJ Act 2015, which one of the following police force is responsible for the prevention and treatment of juvenile delinquency? इनमें से JJ Act के अंदर देखो जो ये है ना, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर। स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, मतलब क्लियरली मेंशन है कि बच्चों के केसेस को देखने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट होगी हर एक पुलिस स्टेशन में, जो कि स्पेशली बच्चों के केसेस को देखेगी जेजे एक्ट के अंदर। तो द करेक्ट आंसर इज SJPU, दैट इज स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट। इसको क्या कहते हैं, SJPU। तो इसको अगर कहीं शॉर्ट में भी लिखा रहेगा तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि SJPU क्या है। क्वेश्चन नंबर 61 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि इनमें से कौन से जो है स्टेटस ऑफेंसेस हैं। समझते हैं सबसे पहले कि ये जो स्टेटस ऑफेंसेस हैं, ये जो स्टेटस ऑफेंसेस है क्या होते हैं। स्टेटस ऑफेंसेस अदरवाइज क्राइम नहीं है, ठीक है, बट ये लॉ में प्रोहिबिट इसलिए किए गए हैं क्योंकि जो इसमें करने वाला है जो ऑफेंस, वो क्या है, एक माइनर है, ठीक है। उसका स्टेटस क्या है कि वो माइनर है, इसीलिए ये उसको प्रोहिबिट किया गया कि वो नहीं कर सकता ये चीजें। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो ऑप्शन में देखो रॉबरी। रॉबरी क्या है, अगर छोटा पर्सन भी हो, मतलब कोई छोटा बच्चा भी हो या फिर कोई बड़ा एडल्ट पर्सन भी हो, वो अगर रॉबरी कमिट करता है तो वो ऑफेंस में कंसिडर होगा, ठीक है। दैट इज नॉट आपका स्टेटस ऑफेंस, ठीक है। तो ये जो है आपका गलत है ना। नेक्स्ट इज वेगरेंसी। वेगरेंसी क्या होता है, वेगरेंसी आपका होता है होमलेसनेस। होमलेसनेस ये होता है आपका वेगरेंसी। तो देखियो अगर कोई एडल्ट होमलेस है तो इतना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन अगर कोई बच्चा होमलेस है तो हो सकता है कि ज्यादा चांसेस क्या होंगे कि वो किसी ड्रग पेडलर के कांटेक्ट में आ सकता है और वो डेलिंक्वेंट बिहेवियर शो कर सकता है। तो ऐसे बच्चों को क्या कहा जाता है, CNCP बच्चे, जेजे एक्ट के अंदर मेंशन है ना, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन वाले बच्चे। तो ये वेगरेंट बच्चे जो हो गए ना, होमलेस बच्चे हो गए, उनके बारे में बात किया। तो ये स्टेटस ऑफेंस में आएगा। अंडर एज ड्राइविंग, ये भी, क्योंकि ड्राइविंग तो कोई ऑफेंस नहीं है, लेकिन अंडर एज ड्राइविंग जो है वो अलाउ नहीं करा जाता है। देन ट्रुआंसी क्या होता है आपका, अभी हमने बताया, एब्सेंस फ्रॉम स्कूल, मतलब स्कूल बंक जब करते हैं, रेगुलर बच्चा स्कूल बंक करने लगा है तो वो क्या आ जाता है, ट्रुएंसी के अंदर आ जाता है। हो सकता है कि बच्चा स्कूल बंक करके किसी और इलीगल एक्टिविटी में इंडल्ज हो रहा है, तो हमें उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। देन आ जाता है आपका अंडर एज स्मोकिंग। तो अंडर एज स्मोकिंग जो है, स्मोकिंग इज नॉट प्रोहिबिटेड, लेकिन अंडर एज स्मोकिंग जो है, क्योंकि बच्चा 18 ईयर्स से कम का है, तो वो जो है वो प्रोहिबिट किया गया, तो इसलिए वो स्टेटस ऑफेंसेस में आ जाएगा। तो आपका रॉबरी छोड़ के बाकी सारे ऑप्शंस जो हैं वो स्टेटस ऑफेंसेस के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर B, C, D एंड E, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। 62 देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपका पास क्या है, मैच द फॉलोइंग है। इसमें आपको क्राइम की ना अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है, अलग अलग पर्सपेक्टिव से। ये सभी क्राइम की डेफिनेशन है बट अलग अलग पर्सपेक्टिव से। तो जो लीगल डेफिनेशन दे रखी है क्राइम की, वो किसने दी है, पॉल टपन ने, ठीक है। उसके बाद मॉडिफाइड लीगलिस्टिक डेफिनेशन है जो क्राइम की, वो दिया है आपका एडविन सदरलैंड ने। और जो वायलेशन ऑफ कंडक्ट नॉर्म्स है वो आपका दिया है थॉर्स्टन सेलिन ने। और ऑप्शन नंबर डी जो है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रोडक्शन ऑफ डेवियंस, वो दिया आपका टेलर फर्स्ट ने। तो ए का हो गया फर्स्ट, बी का हो गया आपका थर्ड, ठीक है। ए का फर्स्ट, बी का थर्ड किसमें है ऑप्शन, और सी का सेकंड। सो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 देखो क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू प्रिजन स्टैटिस्टिक्स 2021, which one among the following does not have a central jail? प्रिजन स्टैटिस्टिक्स आपको कहां पर मिलेगा? एनसीआरबी की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे, एनसीआरबी क्या है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो प्रिजन स्टैटिस्टिक 2021 का जो है उसमें क्या बताया गया है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे सेंट्रल जेल्स है ही नहीं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा एंड उड़ीसा। करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश। ठीक है, सॉरी अरुणाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। तो क्वेश्चन नंबर 64 देखो क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोमैटोटाइप्स आर प्रपोज्ड बाय विलियम शेल्डन इन द बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर? कि बायोलॉजिकल थ्योरी, इसने जो थ्योरी दी थी इसमें बॉडी टाइप्स बताए थे ना विलियम शेल्डन ने, तो उसके अंदर उन्होंने ना 3 टाइप बताए थे। विलियम शेल्डन ने 3 टाइप बताए थे। तो विलियम शेल्डन ने ना 3 टाइप बताए थे, जिसमें उन्होंने बात की थी एक्टोमॉर्फ की, है ना। देन आता है आपका एंडोमॉर्फ आता है, और बताया था मीजोमॉर्फ के बारे में। ठीक है, तो जो एक्टोमॉर्फ होते हैं वो होते हैं थिन, लीन, है ना। जो आपके आते हैं एंडोमॉर्फ, वो कौन होते हैं? जो राउंड बॉडी स्ट्रक्चर होता है, ओवरवेट होता है, विसेरल बॉडी होती है जिनकी। ठीक है, देन आपका आ जाता है मीजोमॉर्फ। मीजोमॉर्फ वाले कौन से होते हैं? जिनकी एथलेटिक बॉडी होती है। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू विलियम शेल्डन, जिनकी जो ये मीजोमॉर्फ होते हैं ना, ये ही कौन होते हैं? क्रिमिनलिस्टिक पर्सनालिटी वाले। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, डी एंड ई। बी, डी एंड ई किसमें? ऑप्शन नंबर सेकंड में। सो बी, डी एंड ई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर 65। यूज यूजिंग द कोड्स बिलो सीक्वेंस हाउ एल्कोहलिज्म, की एल्कोहलिज्म कैसे प्रोग्रेस करता है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें आती है क्यूरियोसिटी। सो ऑप्शन नंबर सी सबसे पहला आएगा कि हमें क्यूरियस होते हैं कि भाई कैसे अल्कोहलिज्म काम करता है। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं एक्सपेरिमेंटल यूसेज पे। हम कह रहे हैं कि भाई जानना है तो क्या करना पड़ेगा? एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है आपका? रेगुलर यूसेज। आपने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया, आपको अच्छा लगा, रेगुलर यूसेज करने लगे। उसके बाद क्या आ गया आपका? क्रॉनिक स्टेज, जहाँ पर बहुत एक्सटेंसिव स्टेज आ जाती है आपकी। सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, इट्स बी। तो आपका क्या हो जाएगा? सी ए डी बी। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है विच अमंग द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद ओपन प्रिजन फिलोसफी? ओपन प्रिजन की फिलोसफी से ये कौन कौन से रिलेट करता है? देखो ओपन प्रिजन की फिलोसफी मेन कहती है ट्रस्ट के ऊपर बात आती है, जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होती है कि हम आपको अलाउ कर रहे हैं बाहर जाना। मिनिमम सिक्योरिटी प्रिजन है, जहाँ पर जो जेल के स्टाफ हैं वो अलाउ करते हैं प्रिजन इनमेट्स को कि आप जाओ, हम आप पर भरोसा करते हैं, आप अपना जो भी एम्प्लॉयमेंट है वो करके आओ। सो इसके जो ऑप्शन क्या है? ट्रस्ट, टॉलरेंस, ट्रूथ एंड टोटलिटी। ये सभी ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो समझते हैं क्या होता है ट्रस्ट। तो आपको पता ही है। टॉलरेंस देखो क्या होता है? टॉलरेंस का मतलब होता है हम ये एक्नॉलेज करते हैं कि जो इनमेट है वो अलग अलग लाइफ एक्सपीरियंसेस से आए हैं। हो सकता है किसी का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं था इसलिए उसने वो क्राइम कमिट किया। हो सकता है किसी का मेंटल हेल्थ इश्यूज है, किसी को फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, तो उनके अलग अलग रीजन है, अलग अलग कंडीशन है जिसकी वजह से उन्होंने क्राइम कमिट किया होगा। तो जो प्रिजन सिस्टम है वो टॉलरेट करता है, इस चीज को टॉलरेंस शो करता है, और एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करता है इनमेट्स के लिए, जहां पर उनके
डिग्निटी और रिस्पेक्ट की बात होती है, जहाँ पे रिहैबिलिटेशन और रीइंटीग्रेशन की बात होती है उनके, ठीक है। दैट इज आपका टॉलरेंस। देन ट्रूथ आपको पता है, ट्रूथ में हम लोग क्या करते हैं कि एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी हो इनमेट्स और प्रिजन स्टाफ के बीच में। देन आ जाता है आपका टोटालिटी। टोटालिटी बात करता है आपके होलिस्टिक अप्रोच की। टोटालिटी इज होलिस्टिक अप्रोच, जहाँ पे हम ओवरऑल डेवलपमेंट देखते हैं कि भाई अगर जो ये पर्सन है इसको हायर स्टडीज के लिए भेजना चाहिए, है ना, मतलब उसके एजुकेशन का ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा अगर कुछ हम उसको करिकुलर एक्टिविटीज करा सकते हैं, तो वो सारा हम ओवरऑल देखते हैं। रिलीजियस है ज्यादा पर्सन, तो उसके रिलीजियस एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 67। अ बिलीफ दैट लॉ डिस्प्रोपोर्शनेटली रिफ्लेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ अ पावरफुल ग्रुप माइनॉरिटी विद इन सोसाइटी इज। ये बिलीफ क्या कहता है कि जो सोसाइटी के जो मेजोरिटी ऑफ द सेक्शन है, जिनके पास पावर ज्यादा है, उनके लिए ही लॉ बनाया गया है। ये इस लाइन का मतलब है। तो इसमें ऑप्शंस क्या क्या है? कॉन्सेंसस क्रिमिनोलॉजी, पैराडाइम शिफ्ट, कॉन्फ्लिक्ट क्रिमिनोलॉजी एंड पॉजिटिविज्म। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट क्रिमिनोलॉजी। कॉन्फ्लिक्ट क्रिमिनोलॉजी का यही मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यही कहता है कि जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ और पावर का, वो उसकी वजह से क्राइम की फ्रीक्वेंसी है भी हमें देखने को मिलती है। अगर अ, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो भाई क्राइम होगा ही होगा। देन आ जाता है आपका कंसेंसस क्रिमिनोलॉजी किसे कहते हैं? ये कहता है कि ये व्यू रखता है कि जो लोग मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के साथ जो फॉलो करते हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग फॉलो करते हैं, जिन वैल्यूज को फॉलो करते हैं, नॉर्म्स को फॉलो करते हैं या फिर बिहेवियर को फॉलो करते हैं, उनके अगेंस्ट होते हैं, ठीक है। या कह सकते हैं रेबल काइंड ऑफ पर्सन, कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो फॉलो कर रही है मगर ये वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा माना जाता है कि ये डेविएंट बिहेवियर है। ये कॉन्सेंसस क्रिमिनोलॉजी कहती है। देन आ जाता है आपका पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम शिफ्ट क्या कहता है कि जहां पर किसी भी एक्ट को करने का या किसी भी चीज को सोचने का जो ट्रेडिशनल तरीका है, उससे हम एक नया अप्रोच लेकर आते हैं कि पहले हम ऐसे करते थे लेकिन अब इसको हम ऐसे करेंगे। दैट इज पैराडाइम शिफ्ट। एंड लास्ट ऑप्शन इज पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म में क्या है कि हम किसी भी चीज को एक्सप्लेन करते हैं अगर, तो हम उसके पीछे इसका एक रीजन देते हैं। अगर मैं कह रही हूँ कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूम रही है, ठीक है, तो मैं उसका रीजन दूंगी, उसका एविडेंस शो करूंगी। मैं ऐसे हवा में कोई बात नहीं कहूंगी। दैट इज पॉजिटिविज्म, जहां पर हर एक चीज का रीजन बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 68। Which one of the following is not included in the psychosexual stages of human development according to Sigmund Freud in the psychoanalytical theory of criminology? तो ये क्या कहती है कि जो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, जिसका जिक्र साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ क्रिमिनोलॉजी में किया गया है बाय सिगमंड फ्रॉइड, वो कौन कौन से स्टेजेस हैं? तो देखो 5 स्टेजेस की वो बात करता है। 5 स्टेजेस हैं इसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर कौन कौन सा आ जाता है? ऐसे ओरल आता है, ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है एनल स्टेज आ जाता है, ठीक है, देन आ जाता है आपका फेलिक स्टेज आ जाता है, देन आपका आ जाता है लेटेंसी स्टेज आ जाता है, एंड लास्ट वन आ जाता है आपका जेनाइटल स्टेज या जेनिटल स्टेज, जैसे भी आप इसको बोलना चाहें। तो इनके ना ईयर्स भी है कि कितने साल से कितने साल तक के, जैसे बर्थ से लेकर फर्स्ट ईयर, मतलब बच्चा जब तक पहले साल का नहीं होता, वो ओरल बेसिकली क्या है, लिबिडो के बारे में बात करता है ना, सेक्सुअल अर्ज जो होता है ना, सेक्सुअल अर्ज को बताने की कोशिश करता है कि बच्चा जो है वो ओरली पहले बताता है कि उसका माउथ का डेवलपमेंट होता है, तो सकिंग लिकिंग इन सब चीजों से वो क्या करता है, अपने सेक्सुअल अर्ज को बताता है। तो इस तरीके से ये जो पांचों स्टेजेस उन्होंने बताई हुई है, इसका एक डिटेल वीडियो मैं कभी बाद में बता दूंगी, बट इसका एक बेसिक जो आइडिया है वो आप देख लीजिए। एनल का जो आपका रहता है वो रहता है आपका 2 to 3 years का रहता है। फेलिक स्टेज जो रहता है फिर वो आपका रहेगा 3 to 6 years का रहता है। देन लेटेंसी रहता है आपका 6 to
पुबर्टी तक रहता है, एंड जेनाइटल रहता है आपका पुबर्टी से एडल्ट तक रहता है। ठीक है, इसको याद करने का ये जो स्टेजेस हैं सीरियल वाइज याद करने के लिए एक ट्रिक है, दैट इज ओ अमरपाल एलजी का टीवी लेकर आइयो, एलजी का टीवी लेकर आ। ठीक है, तो ओ से हो गया आपका ओरल, ए से हो गया आपका एनल, टी से आपका उधर फेलिक, एल से लेटेंसी एंड जी से जेनाइटल, है ना। तो ये क्या है आपका एक ट्रिक है जिससे आप क्या याद कर सकते हैं स्टेजेस को, ओ अमरपाल एल जी का टीवी लेकर आ। नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है, सॉरी तो इसमें मैं ऑप्शन आपको बताना भूल गई, तो ऑप्शन इसका करेक्ट होगा ओरल, सिर्फ ट्रांजिशन स्टेज को छोड़कर, तो ए बी डी एंड ई, ए बी डी एंड ए, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 69, असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन में आपको दिया गया है कि मेजॉरिटी ऑफ द पायनियर्स जो हैं डॉक्टर हैंस वॉन हेंटिंग और डॉक्टर हेनरी एलेनबर्ग बेगर, वो क्या कहते हैं कि विक्टिमोलॉजी है क्रिमिनोलॉजी का ही पार्ट है, और ये उनका असर्शन है। ठीक है, रीजन क्या होता है कि बेंजामिन मेंडलसन कहते हैं कि विक्टिमोलॉजी एक सेपरेट डिसिप्लिन है। देखो बेंजामिन मेंडलसन ने ये बताया कि जो जो विक्टिमोलॉजी है उसका जो पर्सपेक्टिव है बिल्कुल अलग है। हम क्राइम क्रिमिनल के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी हैं जो कि क्राइम क्रिमिनोलॉजी से अलग है, बिल्कुल हटकर हम उसमें पढ़ाई करते हैं। तो विक्टिमोलॉजी का एक अलग सेपरेट डिसिप्लिन होना चाहिए। सो इसमें असर्शन और रीजन दोनों ही सही है। सो आपका आंसर जो हो जाएगा, असर्शन रीजन करेक्ट है और रीजन जो है करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन है इसका। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के वीडियो का। In which of the following leading landmark case it was held the speedy trial of an accused is his fundamental right under article 21? दो बातें हैं यहाँ पर, एक तो है आर्टिकल 21 का देखना है और हमें क्या बताना है, स्पीडी ट्रायल ऑफ एक्यूज्ड। ठीक है, तो ऑप्शन के देखो क्या है, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। तो सुनील बत्रा और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो हमारे पास मेन बात हुई थी वो हुई थी प्रिजन एक्ट में चेंजेस लाने के बारे में, मतलब उसको चैलेंज किया था, प्रिजन एक्ट ऑफ 1894 का जो प्रिजन एक्ट है उसको चैलेंज किया था उसने। सेकंड जो आपका आ जाता है वदन राव हॉस्कोट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसमें आपका था राइट टू लीगल एड, राइट टू लीगल एड के बारे में बात करी गई थी, एंड आपके बारे में बात करी गई थी, राइट टू अपील के बारे में बात करी गई थी, और राइट टू जस्टिस के बारे में बात करी गई थी। ठीक है, सो ये आपका सेकंड जो केस था वो। देन आ जाता है आपका थर्ड, हुसैनारा वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार। यहाँ पर आपकी बात करी गई थी स्पीडी ट्रायल ऑफ अक्यूज, स्पीडी ट्रायल के बारे में अक्यूज के बात करी गई थी। सो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 3 है। फोर्थ को भी देख लेते हैं, फ्रांसिस कोरेल मुलीन वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ये देखो क्या कहता है, ये वाले में भी हमने आर्टिकल 21 का ही डिस्कस था, और इसमें जो मेनली बात करी गई है वो भी राइट टू लिव विद डिग्निटी है, राइट टू लिव विद डिग्निटी, और इसमें भी लीगल एड की बात करी गई है, लीगल एड के बारे में बात करी गई है, एंड कंडीशन डिटेंशन की कंडीशंस, कंडीशन ऑफ डिटेंशन, कंडीशन ऑफ डिटेंशन के बारे में भी बात करी गई है। ठीक है, तो ये आपका मैंने 20 क्वेश्चंस आज करवा दिए हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और इससे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इसके फर्दर नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी लेकर आऊंगी। सो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि किसी भी तरीके के नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।